आज हम चर्चा करेंगे संसद के कार्य संचालन से संबंधित प्रावधानों पर। अभी तक हमने संसद के संवैधानिक प्रावधानों को देखा है। आज हम संसद के कार्य संचालन से जुड़े हुए प्रक्रियाओं को देखेंगे कि संसद की प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार किया जाता है, किन नियमों के द्वारा किया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा में इनके लिए कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं। लोकसभा के कार्य के संचालन के लिए नियम 1952 में बनाए गए थे, जिनका नाम है लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम। राज्यसभा के संचालन के लिए राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1954 में बनाए गए हैं। तो आज हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उनके बारे में सारे प्रावधान उन प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं लोकसभा का कार्य संचालन कैसे होता है, राज्यसभा का कार्य संचालन कैसे होता है। आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बैठकें होती हैं, उनके सत्र होते हैं और उनके एक सत्र में कई बैठक होती हैं। हम सत्र तो किसको बोलते हैं? एक निश्चित अवधि में होने वाली बैठकों के समूह को क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ शब्द आता है सत्र, और आप जानते हो हमारे यहाँ पे 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है जिसकी हमने चर्चा कर ली थी, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो ये 3 सत्र हमारी संसद के होते हैं। तो एक जो सत्र होता है जैसे बजट सत्र होता है, इस बजट सत्र में कई बैठक होती हैं। कई बैठकों के समूह को क्या बोलते हैं? एक सत्र बोलते हैं। जैसे कई बैठक का मतलब है जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने तक एक सत्र चलता है। तो ये 4 महीने के लगभग, इन 4 महीनों के दौरान लगभग 100 से 120 बैठकें हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी से लेकर मई तक जो बैठकें हुई थी, उन बैठकों के समूह को क्या बोल देंगे? एक सत्र बोल देंगे। इसी प्रकार जुलाई और अगस्त और सितंबर महीने में जो बैठकें होती हैं उनको एक सत्र बोल देंगे। यानी एक सत्र में कई बैठकें हो सकती हैं और एक निश्चित अवधि में होने वाली बैठकों को क्या बोलते हैं? एक सत्र बोलते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी। अब आज हम बात करेंगे एक बैठक की। आज हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ एक बैठक की करेंगे बात, कि संसद की या लोकसभा मान लो, राज्यसभा की मान लो, एक बैठक में क्या क्या होता है, कितने टाइम तक एक बैठक होती है। तो चलिए देखते हैं। लोकसभा की हम बात करते हैं, बीच बीच में कहीं राज्यसभा की बात आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोनों में लगभग सेम सी प्रक्रिया होती है। तो सत्र में क्या होती है? बैठकें होती हैं, कई बैठकें होती हैं। और हम बात करेंगे जैसे 100 बैठकें हैं, उनमें से किसी एक बैठक की बात करते हैं। तो एक बैठक का टाइम क्या रहता है, एक बैठक में क्या क्या काम होते हैं, उनको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बैठक में क्या होता है। लोकसभा की एक बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होती है। कब शुरू होती है? सुबह 11 बजे से शुरू होती है और 11 बजे से लेकर ये बैठक चलती है शाम को 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे तक ये बैठक चलती है। एक बैठक में 2 सीटिंग होती हैं। कैसे होती हैं? देखो, एक बैठक में जैसे 11 बजे बैठक शुरू हुई तो 11 से लेकर 1 बजे तक बैठक होती है। फिर 1 बजे के बाद में भोजन का अवकाश होता है, भोजन का अवकाश होता है। और भोजन के अवकाश होने के बाद में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर संसद की सीटिंग होती है। यानी 11 से 6 बजे तक जो बैठक होती है उसको तो मीटिंग बोलते हैं। और एक मीटिंग में 2 सीटिंग होते हैं। यह आपको समझाने के लिए है, परीक्षा में कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि मीटिंग क्या है, सीटिंग क्या है। तो एक बैठक में कितनी सीटिंग हो गई? ये एक तो हो गई 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, एक तो ये सीटिंग हो गई, और दूसरी सीटिंग हो गई 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो एक बैठक में कितनी सीटिंग होती है? 2 सीटिंग होती हैं। 1 बजे भोजन का अवकाश करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्थगन बोलते हैं।
1 बजे लोकसभा की बैठक का क्या होता है, स्थगन होता है। और ये यहाँ पे स्थगन 1 घंटे का कौन करता है, लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर कर देगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति कर देगा। एडजर्नमेंट बोलते हैं जो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब है जो स्थगन होता है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। और दिल्ली लोकसभा की बैठक को 6 बजे के बाद में तो स्थगित किया ही जाता है। 6 बजे स्पीकर ये बोल देता है कि कल हम 11 बजे दोबारा बैठेंगे, तो उन्होंने टाइम बता दिया। और दूसरा तरीका होता है 6 बजे स्पीकर बिना टाइम और डेट बताए भी स्थगित कर सकता है। वो कहता है कि लोकसभा को स्थगित किया जाता है। तो जब लोकसभा के स्पीकर के द्वारा बैठक को स्थगित करते समय टाइम और डेट नहीं बताया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चितकालीन स्थगन बोलते हैं। तो इसका मतलब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सदन की एक बैठक होती है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो ये 11 बजे से शुरू होती है और फिर 1 बजे तक ये चलती है। और 1 बजे के बाद में भोजन का अवकाश होता है, भोजन का अवकाश होता है, और फिर वापस 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। और फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, शून्यकाल। ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। फिर 1 बजे क्या होता है, भोजन का अवकाश होता है। फिर 2 बजे सदन वापस जुटता है। फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे का जो टाइम है ना, वो टाइम निश्चित नहीं है कि इस टाइम के दौरान क्या काम किया जाएगा। यानी 11 से 12 वाला निश्चित है कि हमेशा प्रश्नकाल होगा। भाई कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो प्रश्नकाल को स्थगित कर सकते हैं। बाकी हमेशा लोकसभा में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा, जिसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं, जिसकी हम अभी बात भी करेंगे। 12 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम होता है वो शून्यकाल कहा जाता है। इसमें लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं। शून्यकाल भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया है, इसका कहीं संविधान में, लोकसभा की प्रक्रिया नियमों में कहीं जिक्र नहीं है। और फिर यह भोजन का अवकाश होता है 1 घंटे का, और उसके बाद में सदन 2 बजे वापिस बैठता है। अब ये 2 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है इसमें कोई कार्य फिक्स नहीं है। तो इसमें कौन सा कार्य किया जाता है, देखो, इसमें कोई विधेयक पेश करना हो, भाई कोई विधेयक प्रस्तुत करना हो, विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं, विधेयक पर मतदान कर सकते हैं, बजट प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें कोई प्रस्ताव सदस्यों के द्वारा लाना है तो प्रस्ताव ला सकते हैं, कोई संकल्प ला सकते हैं, है ना, कोई अनुदान की मांग पर चर्चा हो सकती है, किसी भी विषय पर इसके दौरान चर्चा हो सकती है। और इस दौरान क्या चर्चा होगी वो तय किया जाता है कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा। यानी लोकसभा के संचालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है उसको क्या बोलते हैं, बीएसी बोलते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हिंदी में बोलते हैं कार्य मंत्रणा समिति। ये कार्य मंत्रणा समिति तय करती है कि इस दौरान क्या क्या कार्य किए जाएंगे। ये कार्य किए जा सकते हैं, किसी को हटाने का प्रस्ताव लाना है, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाना है, किसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी है, किसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी है, वो कर सकते हैं। किसी को हटाने का संकल्प लाना है, प्रस्ताव लाना है, वो ला सकते हैं, विधेयक ला सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यानी जो भी काम बच जाते हैं वो सारे काम यहाँ कर सकते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा जो भी कार्य, कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना है, कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना है, सारे कार्य 2 से 6 बजे तक किए जाते हैं। और 6 बजे के बाद में अगले दिन के लिए लोकसभा का स्पीकर फिर इसको स्थगित कर देता है। ये तो लोकसभा की हो गई। अब राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ये हमने किसकी बात की है, लोकसभा की बात की है। और राज्यसभा में क्या होता है, देखो राज्यसभा में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी सेम टू सेम ही है। राज्यसभा में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक तो क्या होता है, शून्यकाल होता है। और राज्यसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है।
बस ये राज्यसभा में परिवर्तन है। राज्यसभा में प्रश्नकाल कब होगा? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। जबकि लोकसभा में प्रश्नकाल कब होता है? लोकसभा के बैठते ही लोकसभा 11 बजे बैठती है, 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल कब होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। बाकी सारा वही मामला राज्यसभा में चलता है। 6 बजे तक राज्यसभा की बैठक ही चलती है। तो ये तो बैठक से संबंधित बात हो गई। अब हम आज बात करेंगे प्रश्नकाल से संबंधित और शून्यकाल से संबंधित, कि प्रश्नकाल में क्या होता है और शून्यकाल में क्या कार्यवाही होती है। तो हमारी जो आज की क्लास होगी वो 2 घंटे में क्या क्या कार्यवाही होती है, कैसे सदन का कार्य संचालन किया जाता है। और एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली है कि सदन में जो भी कार्यवाही होती है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से ही सारे कार्य किए जाएंगे। भाई कोई प्रश्न पूछ रहा है तो किसकी अनुमति से? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से। कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को उठा रहा है लोकसभा में चर्चा के लिए, किसकी अनुमति से? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से। कोई प्रस्ताव ला रहा है, कोई विधेयक ला रहा है, कोई संकल्प ला रहे हैं, अनुदान की मांग पर चर्चा कर रहे हैं, सारे काम किसकी अनुमति से किए जाएंगे? लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से किए जाएंगे। राज्यसभा है तो राज्यसभा की अध्यक्ष की सभापति की अनुमति से किए जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल की। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लोकसभा में प्रश्नकाल कब होता है? सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 घंटे का होता है। और उसके बाद में शून्यकाल होता है। भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 से मानी जाती है और ये भारतीयों की देन है, कहीं बाहर से इसको नहीं लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल की। उसके बाद में सांसद भोजन करने के लिए चले जाते हैं और संसद की जो कैंटीन है, तो पहला आता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। और फिर बात करेंगे प्रश्न से जुड़ा हुआ ये मामला अल्पकालिक प्रश्न होता है। फिर इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ ये है कि आधे घंटे की चर्चा करते हैं। और इन्हीं से जुड़ा हुआ ये मामला है नियम 377 के अंतर्गत किस बात पर चर्चा की जाती है। और फिर बात करेंगे शून्य काल की, यानी 0 आवर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर की, कब से कब चलता है। लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। राज्यसभा में कब से कब चलेगा? राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे तक चलेगा। ठीक है, दोनों बात हो गई। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि प्रश्नकाल में प्रश्न कौन पूछता है, किससे पूछता है, क्यों पूछता है, कितने प्रश्न पूछेगा। ये सारी बातों को अब हम देखने का प्रयास करते हैं। तो लोकसभा में प्रश्न कौन पूछता है? तो इसका उत्तर यह है कि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं ना, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हो, चाहे विपक्ष के सांसद हो, वो सारे क्या करते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न कौन पूछेगा? सांसद पूछेंगे। अब सांसद कौन से? विपक्ष वाले या सत्ता पक्ष वाले? तो विपक्ष वाले भी पूछ सकते हैं और सत्ता पक्ष के सांसद भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। जो भी व्यक्ति सांसद है, मनोनीत सांसद है, पक्ष का है, विपक्ष का है, सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वो प्रश्न पूछेंगे किससे? तो प्रश्न पूछेंगे मंत्री से। किससे पूछेंगे? मंत्री से। जो भी व्यक्ति मंत्री होगा, किसी भी विभाग का हो, भले ही उससे प्रश्न पूछेंगे। कौन पूछेंगे? सांसद पूछेंगे। किससे पूछेंगे? मंत्री से पूछेंगे। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, मंत्री के अलावा किसी सांसद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सांसद से प्रश्न उसी हालात में पूछे जाएंगे जब सांसद ने कोई प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है, कोई निजी विधेयक अगर उसने संसद में प्रस्तुत किया है लोकसभा में, तो उस विधेयक के संबंध में उस सांसद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अन्यथा प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? मंत्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, कब पूछे जाएंगे? भाई 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर अभी हम बात करेंगे। पहले ये इस बात का जवाब ढूंढे क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई कितने प्रश्न तो हम लोकसभा में भी देखेंगे, राज्यसभा में देखेंगे, फिर कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो प्रश्न पूछने का कारण यह है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई इसीलिए गई थी क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है उत्तरदायित्व का।
संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, उत्तरदायित्व पाया जाता है। जबकि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है। यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली तो एक बार सरकार बनने के बाद में वो कार्यकाल पूरा करेगी, उसको बीच में कोई नहीं हटा सकता। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण बात क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। सरकार का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता, लेकिन उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। और इसी उत्तरदायित्व को पाने के लिए हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई थी। तो प्रश्नों के माध्यम से जो लोकसभा होती है वो सरकार को उत्तरदायी रखने का कार्य करती है। प्रश्नकाल क्यों पूछते हैं, ताकि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रियों से उनके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछकर उनको संसद के प्रति उत्तरदायी रखने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने का दूसरा कारण है कि प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी सांसद प्राप्त करते हैं, और शासन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं जनता को भी प्राप्त होती हैं। क्योंकि आरटीआई अधिनियम आने से पहले सरकार से सूचना प्राप्त करने का एकमात्र यही तरीका था। उससे पहले अगर हमें कोई सरकार से संबंधित सूचना लेनी पड़ती थी तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। तो प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कार्यों के बारे में संसद को सूचना मिल जाती है, और संसद को सूचना मिलती है तो जनता को भी सूचना मिल जाती है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि ये सूचना का सबसे बड़ा माध्यम है सरकार के कार्यकलाप के बारे में। और दूसरा जो कारण है वो है सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, संकल्प लाए जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो ये सारे जो उपाय हैं वो सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। और प्रश्नकाल भी सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने का प्रमुख औजार है। तो बात समझ में आ गई क्यों पूछे जाते हैं। अब यह है कि इसकी प्रक्रिया क्या है प्रश्न पूछने की। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया क्या है भाई, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया यही है कि आपको 15 दिन पूर्व प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या, कब पूछना पड़ेगा, आपको 15 दिन पहले प्रश्न पूछना पड़ता है। जो भी सांसद प्रश्न पूछना चाहता है उसको 15 दिन पहले लोकसभा सचिवालय में प्रश्न दे के आना पड़ता है। तो प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है। दोनों सदनों के लिए ये प्रावधान अलग अलग किया गया है। आप जानते हो प्रश्नकाल का जो टाइम होता है वो तो 1 घंटे का ही होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, और राज्यसभा है तो 12 से 1 बजे तक का। यानी यहाँ भी 1 घंटा है, यहाँ भी 1 घंटा। अब सवाल ये उठता है कि हमारी संसद में 543 सांसद हैं, और 1 घंटे में कितने सवाल पूछेंगे, वो कितने सवाल पूछ सकते हैं भाई। एक प्रश्न को पूछने में और उसका उत्तर देने में लगभग 2 से 3 मिनट तो लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 ही प्रश्न। और 20 प्रश्न तो 20 सदस्य पूछ लेंगे, बाकी 523 सदस्य क्या करेंगे। इसके लिए प्रावधान किया गया कि प्रश्नों को 2 भागों में बांट दिया गया है। प्रश्नों को कितने भागों में बांट दिया, प्रश्नों को 2 भागों में बांट दिया। और प्रश्नों की 2 श्रेणी बना दी। एक तो बना दी तारांकित प्रश्न, और दूसरी श्रेणी बना दी अतारांकित प्रश्न। दूसरी श्रेणी क्या बना दी, अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब है जिन प्रश्नों के पहले तारा बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न बोलते हैं। और अतारांकित प्रश्नों के आगे कोई स्टार नहीं बना हुआ होता है। अब तारा लगाने का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिनको मौखिक पूछा जाएगा और जिनका उत्तर भी क्या होगा, मौखिक होगा, उन प्रश्नों को क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न बोलते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मौखिक पूछे जाएंगे।
और उत्तर भी क्या होगा, उत्तर भी क्या होगा, मौखिक होगा। ठीक है। और जो अतारांकित होते हैं इनका प्रश्न कैसे होता है भाई, प्रश्न तो लिखित होगा और उत्तर भी क्या होगा, लिखित ही होगा। उत्तर भी क्या होगा, लिखित में दिया जाता है। भाई ये जो प्रश्न पूछेंगे ये भी पहले लिख कर ही देंगे, 15 दिन पहले जो नोटिस देंगे तो इन प्रश्नों का जो प्रश्न है वो लिख कर ही दिया जाता है। फिर जब लोकसभा का अध्यक्ष जब उसकी बारी आती है प्रश्न पूछने वाले की, तो वो कहता है भाई आप अपना प्रश्न पूछ लो। हालांकि लिखा हुआ तो पहले पढ़ा रहता है, उत्तर भी उसका तैयार करवा लिया जाता है, तब वो लोकसभा में बोलकर उस प्रश्न को पूछता है। और मंत्री जब जवाब देता है तो वो मौखिक रूप से जवाब देता है। ठीक है। अब ये तारांकित और अतारांकित क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया था क्योंकि बोलकर तो प्रश्न 20 सदस्य ही पूछ सकते हैं 1 घंटे के दौरान। तो फिर ये प्रावधान किया गया कि ज्यादा जो सांसद वो प्रश्न कैसे पूछेंगे, कुछ सांसद अपना प्रश्न का उत्तर लिखित में ले लेंगे और लिखित में तो कितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो इस समस्या का समाधान यहाँ प्रश्नों को 2 भागों में बांटकर किया गया है कि 1 घंटे में तो कम ही सांसद प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कम सांसद जो प्रश्न पूछेंगे वो तो तारांकित होंगे, 20 ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी अतारांकित में 200-250 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में लगभग 230 प्रश्न लोकसभा में पूछे जाते हैं, राज्यसभा में उनकी संख्या अलग होती है। तो पहली बात आपकी ये समझ में आ गई होगी कि तारांकित प्रश्न क्या होता है, इसके स्टार लगा हुआ होता है, तारा लगा हुआ होता है, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकित क्या होता है, इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। ठीक है, इसके स्टार नहीं लगा होता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि तारांकित प्रश्न का जब उत्तर मौखिक दिया जाएगा, जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसके बारे में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न, जैसे आपने कोई सवाल किया किसी अपने टीचर से और उन्होंने आपको जवाब दिया और उस जवाब को सुन के आपके मन में कोई और प्रश्न खड़ा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न। तो जब मौखिक उत्तर दिया जाता है मंत्री के द्वारा तो उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्या पूरक प्रश्न जो मूल प्रश्न पूछ रहा है वही पूछेगा या कोई दूसरा व्यक्ति भी पूछ सकता है? दूसरा सांसद भी पूरक प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो अतारांकित होता है इसका उत्तर तो लिखित में होता है, तो पूरक प्रश्न पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तारांकित प्रश्न तो कितने पूछे जाएंगे, लोकसभा में कितने पूछे जाएंगे, राज्यसभा में कितने पूछे जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि अतारांकित प्रश्न लोकसभा में कितने पूछे जाएंगे, राज्यसभा में कितने पूछे जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे लोकसभा की कि लोकसभा में तारांकित प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और अतारांकित प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। ये लोकसभा हो गई। तो लोकसभा में 1 घंटे के दौरान 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 20। और लोकसभा में अतारांकित प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 230। ठीक है, ये अधिकतम प्रश्नों की संख्या है जो पूछे जाएंगे। एक सांसद कितने प्रश्न पूछेगा तारांकित, एक सांसद 1 प्रश्न पूछ सकता है। और अतारांकित कितने पूछ सकता है, एक सांसद अगर उसने तारांकित प्रश्न नहीं पूछा है तो 5 प्रश्न पूछ सकता है। तो एक सांसद कितने प्रश्न पूछ सकता है, अतारांकित 5। और अगर उस सांसद ने मौखिक प्रश्न पूछ लिया है, तारांकित वाला प्रश्न पूछ लिया है, तो वो अतारांकित कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो 4 ही प्रश्न पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखें। तो ये लोकसभा में अधिकतम प्रश्नों की संख्या हो गई, तारांकित और अतारांकित की। ये एक सांसद के प्रश्नों की संख्या हो गई। ठीक है, यहां 5 इसलिए लिखे हैं कि अगर सांसद उधर प्रश्न नहीं पूछता है तो यहां पे अतारांकित 5 पूछ सकता है। अगर सांसद ने 1 प्रश्न इधर पूछ लिया तो फिर इधर 4 ही प्रश्न पूछेगा अधिकतम। ठीक है, ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब हम बात करेंगे राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तारांकित और अतारांकित। तो राज्यसभा में टोटल 175 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
टोटल तारांकित और अतारांकित को मिलाकर 175 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनमें से 15 क्वेश्चन तारांकित पूछे जा सकते हैं और 160 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और राज्यसभा में तारांकित प्रश्न एक सांसद एक ही पूछ सकता है। एक सांसद कितने प्रश्न पूछेगा? एक प्रश्न पूछेगा। और राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न अधिकतम 160 पूछे जा सकते हैं। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रश्न कौन पूछेगा, कितने पूछेगा, किससे पूछेगा। तो कितने पूछेगा राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग हैं, सांसद के हिसाब से भी अलग अलग हैं। और तारांकित और अतारांकित भी आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं जिस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके उत्तर लिखित दिए जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं? सरकार का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रक्रिया क्या है? 15 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। हमारे देश में लगभग 50 मंत्रालय हैं, तो एक दिन में सभी मंत्रालयों का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। 50 मंत्रालयों को 5 समूहों में बांटा गया है और एक दिन में एक समूह के मंत्रालयों के उत्तर दिए जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे जो समूह उनके मंत्रालय के उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार हर दिन एक एक समूह के मंत्रालयों के उत्तर दिए जाते हैं। फिर राज्यसभा में भी इसी प्रकार विभिन्न मंत्रालयों को समूह में बांटा गया है और एक दिन में एक समूह वाले मंत्रालयों के उत्तर दिए जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे समूह वाले मंत्रालयों के उत्तर दिए जाते हैं। और उत्तर कौन देता है? मंत्री देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न काल से संबंधित महत्वपूर्ण बात हो गई। जब प्रश्न पूछने के बारे में कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे विषय जो न्यायालय में लंबित हैं उनके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। किसी व्यक्ति के मान हानि करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते और ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते जो सदन की मर्यादा को भंग करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने की मनाही की गई है। बाकी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन प्रश्नों के लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। भारत सरकार की नीतियां, कार्य प्रणाली, शासन के बारे में आराम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न काल के बाद में देखिए अगले प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको बोलते हैं अल्पकालिक प्रश्न। भाई यहाँ प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहले घंटे के दौरान, उनमें तो 15 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है, 15 दिन पूर्व प्रश्न देने पड़ते हैं। और जो अल्पकालिक प्रश्न होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, अगर किसी सांसद ने पहले 15 दिन पहले प्रश्न नहीं पूछा है और उसको कोई प्रश्न पूछना है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आप 10 दिन पहले भी प्रश्न दे सकते हो। तो ऐसे प्रश्न जिनको 10 दिन के नोटिस देकर पूछा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं? उनको अल्पकालीन प्रश्न कहा जाता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहा जाता है, जिनको 10 दिन के नोटिस के दौरान भी पूछ सकते हैं। और ये प्रश्न भी क्या होते हैं? इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर भी कैसे दिया जाता है? मौखिक उत्तर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है आधे घंटे की चर्चा। अब आधे घंटे की चर्चा क्यों होती है? वे आपने तारांकित प्रश्न पूछ लिया, अतारांकित प्रश्न पूछ लिया, अल्पकालिक प्रश्न भी आपने पूछ लिया, लेकिन मंत्री के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उस उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं या आप उस प्रश्न के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो फिर आप पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए 3 दिन पूर्व नोटिस देकर आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा की मांग कब की जाती है? जब आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है, जो प्रश्न आपने प्रश्न काल में पूछे हैं उनके उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं और आप उस प्रश्न के बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण चाहते हैं, ज्यादा स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आपको 3 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद में उस प्रश्न से संबंधित विषय पर आधे घंटे की चर्चा होती है और ये आधे घंटे की चर्चा 11 से 12 बजे तक नहीं होती है। ये कब होती है? शाम को 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ये चर्चा होती है। ठीक है, तो
आधे घंटे की चर्चा कब की जाती है? शाम को 5:30 से 6 बजे तक। आधे घंटे की चर्चा क्यों की जाती है? आधे घंटे की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछा, अल्पकालिक प्रश्न आपने पूछ लिया, फिर भी आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और उस प्रश्न के बारे में आप ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो फिर आपको 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और उसी विषय से संबंधित बाद में आधे घंटे की चर्चा होती है। और आधे घंटे की चर्चा का टाइम क्या है? 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम होता है, क्योंकि बाकी टाइम में तो क्या सारी कार्यवाही निर्धारित होती है, जैसे कि हमने चर्चा की थी। ये कार्यवाही तो पूरी निर्धारित होती है, यहाँ का जो टाइम टेबल है ये निर्धारित नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर क्या होती है, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आधे घंटे की चर्चा की जाएगी। लेकिन वो चर्चा किस पर होगी? जो प्रश्न आपने प्रश्नकाल में पूछे हैं, जिनसे आप संतुष्ट नहीं हो, उनके बारे में आधे घंटे की चर्चा होगी। या आपने जो अल्पकालीन प्रश्न पूछा है उसके उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर क्या होगी? आधे घंटे की चर्चा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, ये आधा घंटे की चर्चा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आधे घंटे की चर्चा। और क्यों होती है? प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं मिलने के दशा में स्पष्टीकरण चाहने के लिए आधे घंटे की उस विषय पर चर्चा होती है। फिर आता है नियम 377, लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 377 है। ये जो नियम बनाए गए हैं उसमें 377वां जो नियम है उसमें भी सार्वजनिक महत्व का कोई विषय हो या कोई तात्कालिक महत्व का विषय हो, जिनको न तो प्रश्नकाल के दौरान उठाया जा सकता, न जिन पर आधे घंटे की चर्चा की जा सकती, न जिनको अल्पकालीन प्रश्न के माध्यम से उठाया जा सकता, यानी ऐसे विषय जिनको प्रश्न काल में नहीं उठाया जा सकता, जिनके ऊपर आधे घंटे की चर्चा नहीं की जा सकती, जिनको अल्पकालीन प्रश्न के रूप में भी नहीं पूछा जा सकता, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियम 377 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। यानी ऐसे विषय जिनके बारे में न तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जा सकता, न उन पर अल्पकालीन प्रश्न पूछा जा सकता, न उन पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियम 377 बना हुआ है। और नियम 377 पर चर्चा करने के लिए किसी सांसद को उसी दिन 10 बजे नोटिस देना पड़ता है, 10 बजे उसी दिन नोटिस देना पड़ता है। और उसके समर्थन के लिए 2 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 2 सांसद अगर उसको समर्थन देते हैं तो ही ये नियम 377 के अंतर्गत चर्चा हो सकती है। और नियम 377 के अंतर्गत जो चर्चा होती है वो 1 सप्ताह में 1 बार होती है। 1 सप्ताह में कितनी बार होती है? 1 ही बार हो सकती है। नियम 377 के अंतर्गत जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो लास्ट में मंत्री जवाब देता है। मंत्री क्या दे सकता है? जवाब दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नियम 377 में कौन से विषयों पर चर्चा होती है? जिन मुद्दों पर प्रश्न काल में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जिन मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा में चर्चा नहीं होती है, जिन मुद्दों पर अल्पकालीन प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उन सारे मुद्दों पर चर्चा नियम 377 के अंतर्गत की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में आता है शून्यकाल। अब शून्यकाल का टाइमिंग क्या होता है? पहली बात तो ये हो गई। तो शून्यकाल का टाइम देखो, क्या टाइम होता है शून्यकाल का? लोकसभा है तो शून्यकाल का टाइम क्या रहता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो शून्यकाल का जो टाइम होता है 0 आवर, वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम होता है। ठीक है, ये तो इसका टाइम हो गया। अब बात आती है कि शून्यकाल के दौरान कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं और क्या इस पर चर्चा होती है। शून्यकाल या 0 आवर, शून्यकाल के दौरान कोई लोक महत्व के विषय उठाए जा सकते हैं, लोक महत्व या कोई तात्कालिक महत्व का विषय हो। लोक महत्व या तात्कालिक महत्व का कोई विषय होता है, उसको शून्यकाल के दौरान उठाया जाता है। और शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाने के लिए सांसद को 10 बजे पहले नोटिस देना पड़ता है। सुबह 10 बजे से पहले
नोटिस देना पड़ता है। लोक महत्व और तात्कालिक महत्व का यहाँ पे क्या अर्थ है भाई, जैसे कहीं कोई दंगा हो गया हो, कहीं कोई दंगा हो गया हो, कहीं कोई हिंसा हो गई हो, कहीं कोई रेल दुर्घटना हो गई हो, रेल दुर्घटना हो गई हो, कोई बाढ़ आ गई हो, है ना, कोई भूकंप आ गया हो, तो ऐसे विषय जो तात्कालिक महत्व के हैं और जो लोक महत्व के हैं, यानी ऐसे विषय जिनसे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, ऐसे मुद्दे शून्यकाल के दौरान 12 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान उठाए जा सकते हैं। और ऐसे मुद्दे उठाने के लिए उसी दिन 10 बजे स्पीकर को नोटिस दिया जाता है। शून्यकाल के दौरान मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि वो मुद्दे पूरे देश के संज्ञान में आ जाए। और शून्यकाल में जब चर्चा होती है तो चर्चा के बाद में मंत्री का जवाब देना इसमें जरूरी नहीं होता है। तो मंत्री जब जवाब नहीं देता है तो फिर भी ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि जो मुद्दे शून्यकाल में उठाए जाते हैं वो मुद्दे फिर उस मंत्रालय को भेज देते हैं। जिस मंत्रालय से संबंधित वो मुद्दा होता है उस मंत्रालय को वो भेज देते हैं कि सांसद महोदय ने ये मुद्दा उठाया है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एक सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए फिर वो मंत्रालय उस पर कोई एक्शन लेता है। तो शून्यकाल में मुद्दे उठाने का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि वो मुद्दा पूरे देश के संज्ञान में आता है, संबंधित मंत्रालय के संज्ञान में आता है, जो मुद्दा लोक महत्व का हो, जो पूरे देश के लिए महत्व का हो। और कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं? जैसे कहीं दंगा, हिंसा, सांप्रदायिक दंगा हो गया हो, रेल दुर्घटना हो गई हो, बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो, ऐसे मुद्दे जो तात्कालिक महत्व के हैं उनको शून्यकाल के दौरान उठाया जाता है। और शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 में हुई थी। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा में जो शून्यकाल होता है, राज्यसभा में शून्यकाल होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। राज्यसभा का जो शून्यकाल होता है वो कब से शुरू होता है? राज्यसभा का शून्यकाल 11 बजे से लेकर 12 बजे से शुरू होता है। लोकसभा का शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है। तो ये हमने छोड़ दिया था, राज्यसभा का शून्यकाल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। तो राज्यसभा में जो शून्यकाल पर चर्चा की जाती है वो, ये तो किसकी बताई है हमने? लोकसभा की। और राज्यसभा में शून्यकाल कब होता है? राज्यसभा में शून्यकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखें। लोकसभा में शून्यकाल 12 से 1 बजे तक, राज्यसभा में शून्यकाल 11 से 12 बजे तक। तो राज्यसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो 12 से 1 बजे तक होता है। लोकसभा में प्रश्नकाल 11 से 12 तक होता है। दोनों में थोड़ा सा कार्यवाही में अंतर है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 20 मुद्दे उठा सकते हैं। कितने मुद्दे उठा सकते हैं? 20 मुद्दे। और राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 7 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। राज्यसभा का शून्यकाल 11 से 12, मुद्दे कितने उठाए जाएंगे? 7। लोकसभा का शून्यकाल 12 से 1, मुद्दे कितने उठाए जाएंगे? 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज लोकसभा और राज्यसभा की 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की कार्यवाही को देख लिया। यानी हमने प्रश्नकाल के बारे में चर्चा कर ली, शून्यकाल के बारे में चर्चा कर ली। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो कार्यवाही होती है संसद में, उसको आज हमने देख लिया। इसी प्रकार राज्यसभा में 11 से 12 तक शून्यकाल होता है और राज्यसभा में 12 से 1 बजे तक प्रश्नकाल होता है। फिर यहाँ भी क्या होता है? भोजन अवकाश होता है। तो दोनों सदनों में 11 से 1 बजे तक का जो कार्य होता है उस पर हमने चर्चा की है।